हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जो बहुत शानदार है और आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसकी कहानी जबरदस्त है और हीरो बहुत आकर्षक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में एक सम्राट वॉरलियंट को दिखाया जाता है। वह इटर्नल फायर को छूता है जो उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। वह खुशी से हवा में उड़ता है और कहता है, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। अगर मैं इस फायर को अपने शरीर में मिला लूं तो एक महान सम्राट बन जाऊंगा। लेकिन अचानक एक आवाज आती है, मैं तुम्हें सम्राट बनने नहीं दूंगा। वह तुरंत कुछ देखता है और अपनी शक्तियां सक्रिय करता है, मगर एक बड़ा पत्थर उस पर गिरता है जिससे धूल उड़ती है। फिर हम एक और योद्धा झाओ हुआई को देखते हैं जो कहता है, आज मुझे मौका मिल गया। दूसरी तरफ वार्लियंट कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुमने धोखा कैसे दे दिया। झाओ हुआई कहता है, दोस्ती की कोई कीमत नहीं, अगर ये इटर्नल फायर मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। वह वार्लियंट पर हमला करता है। वार्लियंट को लड़ाई में मुश्किल होती है क्योंकि झाओ हुआई लगातार हमला करता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम कमजोर हालत में फायर को आत्मसात करने की कोशिश करोगे। दोनों फिर से लड़ते हैं और झाओ हुआई हावी रहता है क्योंकि वार्लियंट बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन वार्लियंट अचानक जोरदार ऊर्जा छोड़ता है जिससे झाओ हुआई पीछे हटता है। वार्लियंट का एक हमला झाओ हुआई को घायल कर देता है। वह कहता है, तुम कमजोर योद्धा हो, मेरा सामना नहीं कर सकते। वह तेजी से झाओ हुआई के पीछे आता है और एक जोरदार मुक्के से उसे हवा में उड़ा देता है। झाओ हुआई हार नहीं मानता और वापस लड़ता है, लेकिन वार्लियंट उसे एक पत्थर पर पटकता है और घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। लगातार हमलों से झाओ हुआई बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं जिससे जोरदार धमाका होता है। वार्लियंट बेहोश हो जाता है जबकि झाओ हुआई होश में रहता है। वह इटर्नल फायर की तरफ बढ़ता है और कहता है, आखिरकार ये मेरी होगी। लेकिन वार्लियंट जागता है और कहता है, मैं मर भी जाऊं तुम्हें ये नहीं लेने दूंगा। वह खुद को नष्ट करने वाला मोड सक्रिय करता है जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो पूरे मैदान को घेर लेती है और झाओ हुआई को भागने का मौका नहीं मिलता। फिर वार्लियंट की आत्मा दिखाई जाती है जिसे कुछ लोग पुनः जागृत करने की कोशिश करते हैं। एल्डर्स उसे बताते हैं कि आत्मा को जागृत करने के लिए पहले चरण की साधना करनी होगी और उच्च लोक हाई रेल्म से निम्न लोक लो रेल्म जाना होगा। आत्मा के 4 स्तर होते हैं, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। जितना ऊंचा स्तर उतनी अधिक शक्तियां। एल्डर्स उसकी आत्मा को फिर से बनाते हैं जिसमें कई साल लग जाते हैं। 10,000 साल बाद वालियंट की आत्मा जागती है। वह कहता है, मैं इटर्नल फायर के साथ पूरी तरह एक हो गया हूँ। लेकिन उसे एक नए शरीर की जरूरत है क्योंकि आत्मा की स्थिति में वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। वह तियानशु जाता है जहाँ मुख्य पात्र कून फेंक एक आदमी से पिट रहा होता है। वह आदमी शेन जेंग हान शेन परिवार का युवा मुखिया है। वह कून फेंक से कहता है, तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, शादी का सपना छोड़ दो। कून फेंक कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बहन का मंगेतर हूँ और ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। शेन जेंग उसे चुप कराता है और कहता है, मेरी बहन ग्लेशियर सेक्ट की शिष्या है, तुम जब चाहो उससे नहीं मिल सकते। वह कून फेंक को एक जोरदार लात मारता है जिससे वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। शेन जेंग उसकी बेइज्जती बढ़ाते हुए हंसता है। वालियंट की आत्मा कून फेंक को पिटते देखती है और कहती है, इस लड़के की किस्मत बहुत खराब है। खैर, मैं शेन जेंग का शरीर ले लेता हूँ, वह अमीर और कुशल है, इससे कून फेंक का बदला भी लूंगा। लेकिन वह शेन जेंग पर कब्जा करने में असफल रहता है क्योंकि शेन जेंग अनजाने में बच जाता है। वार्लियंट गुस्से में कहता है, ये कैसा लड़का है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे। मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। वह छत पर जाकर कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा। शेन जेंग कहता है, ये मर गया, अच्छा हुआ मेरी बहन की जान छूटी। वह चला जाता है। वार्लियंट उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसकी आत्मा गलती से कून फेंक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दृश्य में कर्ण फेंक की दत्तक बहन कर्णयिंग उसे देखने आती है और कहती है, कर्ण फेंक, तुम ठीक हो। शेन जेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कर्णयिंग, इस लूजर के पास क्यों जा रही हो, वो मर चुका है। तुम कर्ण परिवार की दत्तक बेटी हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अचानक कर्ण फेंक की आंखें खुलती हैं। वह गुस्से में शेन जेंग को देखता है। शेन जेंग हैरान होकर कहता है, तुम्हारी त्वचा इतनी खुरदरी कैसे हो गई। कर्ण फेंक उसे मुंह से पकड़कर हवा में उठा लेता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे ये लूजर शरीर लेना पड़ा,
अब तुम्हें सजा मिलेगी। वह शेन जेंग को बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि उसके दांत तोड़ देता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा बर्बाद हुई, काश मैं तुम्हारा शरीर ले लेता। कन यिंग खुश होकर कहती है, भाई तुम बहुत ताकतवर हो। शेन जेंग के साथी डर कर भाग जाते हैं। शेन जेंग उठता है, बुरी तरह घायल होता है, लेकिन कहता है, तुमने मुझे मारा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। वह भाग जाता है। कन यिंग पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कन फेंग उसकी खूबसूरती देखकर प्रभावित होता है। उसकी नाक से खून निकलता है और वह नाटकीय अंदाज में कन यिंग के सीने पर गिरता है, कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कन यिंग कहती है, धैर्य रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शेन जेंग कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वार्लियन कन फेंग के मानसिक क्षेत्र में जाता है और कहता है, ये कोई गुप्त जगह है। वह कन फेंग की यादें देखता है। कन फेंग के जन्म पर उसके पिता खुश थे क्योंकि उसके पास ड्रैगन आत्मा थी। वह कर्ण परिवार का युवा मुखिया था। वार्लियंट कहता है, ये इस लड़के का मानसिक क्षेत्र और उसकी यादें हैं। एक लड़की शेन जेंग्यू कन फेंग को एक टोकन देती है और कहती है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन टोकन से कन फेंग को तेज दर्द होता है। जेंग्यू अपना असली रूप दिखाती है और कन फेंग की ताकत सोख लेती है। वह कहती है, तुम मेरे लायक नहीं हो, खुद को मेरा मंगेतर मत समझो। वार्लियंट कहता है, यह लड़की आत्मा की शक्ति सोखती है। उसने झाओ हुई की कला से कण फेंक की ताकत छीनकर उसे लूजर बना दिया। ऐसी निर्दयी लड़की मैंने नहीं देखी। कण फेंक परेशान होता है, लेकिन वार्लियंट कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शक्ति वापस लाऊंगा। वार्लियंट कण फेंक के शरीर पर पूरा नियंत्रण ले लेता है। वह उठता है और गले में लटके टोकन को देखकर कहता है, झाओ हुई के अनुयायी ऐसी शैतानी कलाएं इस्तेमाल करते हैं। यह जेंग्यू कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एटर्नल फायर को बुलाता है, जो उसके शरीर में समा जाती है, लेकिन उसके कपड़े जल जाते हैं। वह कहता है, यह शरीर बहुत कमजोर है, इसका स्तर जांचता हूँ। वह एक टॉवर बुलाता है जो ताकत को परखता है। ऊर्जा ऊपर जाती है और शिखर तक पहुंचती है। वह खुश होता है, यह शरीर इल्यूमेंस स्तर तक पहुंच गया, लेकिन ऊर्जा अचानक मूल स्तर पर गिर जाती है। वह कहता है, यह लड़का इतना कमजोर है, एक भी स्तर पार नहीं कर पाया। मेरी सैकड़ों साल की साधना बर्बाद हो गई। यह सब झाओ हुई की वजह से है। कनिंग आती है और कहती है, शेन परिवार वापस आ गया है, बदतमीजी कर रहा है और शेन जेंग्यू भी साथ है। कर्ण फेंक कहता है, मैं इस शरीर को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जेंग्यू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अगले दृश्य में कर्ण परिवार का एक बुजुर्ग शेन सांड से लड़ता है, जो ग्लेशियर वैली का शिष्य और शेन परिवार के रक्षकों का कप्तान है। वह कहता है, शेन जेंग्यू की सगाई का समझौता दो, वरना तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग कहता है, तुमने खुद यह समझौता दिया था, लेकिन जब कर्ण फेंक की शक्ति खत्म हुई तो तुमने रिश्ता तोड़ना चाहा। मैं यह अपमान नहीं सहूंगा। शेन जेंग्यू आती है और कहती है, बुजुर्ग, मैं ग्लेशियर वैली की शिष्या हूँ, तुम्हारा परिवार हमारे बराबर नहीं है। वह बुजुर्ग पर जोरदार मुक्का मारती है। सब हैरान होकर कहते हैं, जेंग्यू की ताकत बुजुर्गों जितनी है। एल्डर पीछे हटता है, लेकिन दोबारा हमला करता है। कुछ लोग कहते हैं, ग्लेशियर वैली ने अपने शिष्यों को बहुत फायदे दिए हैं। कन परिवार मुसीबत में है। शेन सांड एल्डर पर हावी हो जाता है और उसे एक जोरदार लात मारकर फेंक देता है। कन परिवार के शिष्य कहते हैं, उन्हें मत छोड़ो, लेकिन शेन सांड सभी को एक झटके में हरा देता है। जेंग्यू कहती है, बूढ़े, तुम हमारे बराबर नहीं हो, समझौता दो। एल्डर मना कर देता है। जेंग्यू कहती है, तो इसे खत्म कर दो। जैसे ही शिष्य हमला करने लगते हैं, एक अग्निय ऊर्जा शिष्यों को घायल कर देती है। कण फेंक आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर को चोट पहुंचाने की? जेंग्यू हैरान होती है, इसने अपनी आत्मा कैसे वापस पा ली? शेन सांड कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो, अब मैं तुम्हें और इस बूढ़े को मारूंगा। वह कुर्सी फेंकता है, लेकिन कण फेंक उसे रोकता है और लकड़ी के टुकड़े से शेन सांड पर हमला करता है। शेन सांड घबरा जाता है क्योंकि वह कण फेंक की तकनीकों को समझ नहीं पाता। शेन सांड कण फेंक से लड़ते हुए पीछे हटता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था बच निकलने का, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। वह ऊपर उड़ता है और अपनी फ्रॉस्ट थॉर्न तकनीक से कण फेंक पर बर्फीले पत्थरों की वर्षा करता है, लेकिन कण फेंक खुद को बचाते हुए तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसकी टांगों पर हमला करता है। शेन सांड पीछे हटता है, लेकिन कण फेंक की महारत और गति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बुरी तरह फंस जाता है। कण फेंक उसे मुंह से पकड़कर जमीन पर पटकता है,
फिर उठाकर घुमाते हुए छत की ओर फेंक देता है। वह तेजी से ऊपर जाता है और एक जोरदार मुक्के से शेन सांड को हवा में उछाल देता है। फिर खुद ऊपर जाकर एक और शक्तिशाली मुक्के से उसे नीचे गिरा देता है। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। शेन जेंग्यू हैरान होती है और कहती है, ये कैसे इतना ताकतवर हो गया? वह अपने सैनिकों से कहती है, जाओ इसे मार डालो। सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, लगता है कण फेंक मारा जाएगा। मगर कण फेंक अपनी एटर्नल फायर से एक सैनिक को जला देता है और बाकी को भी जल्दी खत्म कर देता है। आखिरी सैनिक भागने लगता है, लेकिन कण फेंक उसके सामने आकर कहता है, आराम से सो जाओ। वह उसे अंदर से जलाकर राख कर देता है। अब शेन जेंग्यू की बारी थी। कण फेंक एटर्नल फायर बुलाता है। जेंग्यू डर जाती है और कहती है, मैं ग्लेशियर वैली की शिष्या हूँ, मुझे छुओगे तो पछताओगे। लेकिन कण फेंक एक जोरदार ऊर्जा के वार से उसे दूर फेंक देता है और कहता है, चलो भाग जाओ। वह दूसरा अग्नि हमला करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है, 1 मिनट रुको। जेंग्यू तुरंत कहती है, मैं अपना अपराध मानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी आत्मा वापस पालोगे। अब जो कहोगे मैं करूंगी। मन ही मन सोचती है, अगर इसे काबू कर लिया तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगी। वह रोने लगती है और कहती है, मैं मजबूर थी, लेकिन तुम्हें वैसी ही मोहब्बत करती हूँ। कण फेंक मुस्कुराता है। उसे पता था कि वह चाल चल रही है। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। जेंग्यू खुश होती है, लेकिन कण फेंक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उछाल देता है और कहता है, तुम सबसे घटिया लड़की हो। जेंग्यू चीखती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? कण फेंक कहता है, ये थप्पड़ नहीं था, तुम्हें तो मार देना चाहिए था। लेकिन वह मन ही मन सोचता है, इसे रोकना होगा ताकि उस इविल जिट पेंडेंट और इसकी शैतानी कला के बारे में पता चल सके। जेंग्यू कहती है, मैं जा रही हूँ। जाते जाते कहती है, कण फेंक, मैं हर हमले का 100 गुना बदला लूंगी। कुछ लोग कहते हैं, कण फेंक अब पहले जैसा नहीं रहा। कण फेंक सोचता है, इसे जाने नहीं दे सकता, मुझे और जानकारी चाहिए। वह जेंग्यू से कहता है, रुको, तुम सगाई के कागज भूल गई हो। जेंग्यू मुड़कर देखती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सम्राट ओकी की आत्मा गलती से कनफेंग के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह लड़का एक जीनियस था, जिसे उसकी प्रेमिका ने धोखा देकर उसकी सारी ताकत नष्ट कर दी थी। साथ ही कनफेंग की मंगेतर जोंग्युन भी अपनी सगाई के पेपर्स लेने के लिए कन फैमिली में आकर हंगामा मचाने लगी, तो कनफेंग ने वहां आते ही अपनी इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जोंग्युन के सारे चमचों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, वह जोंग्युन को भी काफी बुरी तरह जलील करता है, मगर उसने जोंग्युन को मारा नहीं, क्योंकि उसे पता करना था कि आत्मा को नष्ट करने वाली प्राचीन तकनीक इस बंदे ने कहां से सीखी होगी। अब आगे की कहानी इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है, जहां जोंग्युन जलील होकर वापस जा रही थी। तभी कनफेंग उसे आवाज देकर रोक लेता है। वह कहता है, जोंग्युन, तुम तो सगाई के पेपर्स लेने आई थी ना, फिर तुम उन पेपर्स को भूल कैसे सकती हो? ये सुनते ही जोंग्युन खुश हो जाती है। वह कहती है, क्या सच में तुम ये पेपर्स मुझे दे रहे हो? जिस पर कनफेंग कहता है, अरे पगली, ये तो बस एक मामूली सा पेपर है, इसे देने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? लो, ये लो तुम्हारे पेपर्स और मजे करो। जोंग्युन यह सुनकर बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतनी आसानी से मान कैसे गया। वहीं तमाशा देखने वाली ऑडियंस भी सोच में पड़ गई कि सारी लड़ाई तो बस इन पेपर्स के लिए हो रही थी और कनफेंग तो मुकाबला जीत भी गया था। फिर वह सगाई के पेपर्स इतनी आसानी से क्यों दे रहा है? वहीं यांग भी बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए वह एल्डर कन से पूछती है, फेंक, उस डायन को पेपर्स क्यों दे रहा होगा? उसकी इस हरकत से तो हमारे कन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर एल्डर कन कहते हैं, अब इसके बारे में मुझे भी कुछ अंदाजा नहीं है। वहीं वो घोंसले वाला बंदा कहने लगा, यह बंदा उसे पेपर्स क्यों दे रहा? असल में कनफेंग के दिल में अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं और वो जोंग्युन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। इधर जोंग्युन को भी यही लग रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी कनफेंग उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। अब बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा, साथ ही वहाँ फूलों की पंखुड़ियां बरसने लगीं और उस पल को पूरी तरह रोमांटिक बना रही थी। वहीं जोंग्युन भी अब अपना हाथ बढ़ाती है, उन पेपर्स को लेने ही वाली थी कि तभी कनफेंग कहता है, इतनी फ्री में तो ये पेपर्स तुम्हें नहीं मिलने वाले, चलो अब जल्दी से 5000 टेल्स मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर जोंग्युन बहुत चौंक जाती है। वह कहती है, क्या कहा तुमने? क्या तुम इस पेपर को बेचना चाहते हो? हद हो गई यार। वहीं तमाशा देखने वाली ऑडियंस भी छत से नीचे गिर पड़ी थी। वो घोंसले वाला बंदा कहता है, यार, सिर्फ 5000 टेल्स में ये बंदा सगाई के पेपर्स बेच रहा है?
इतने पैसे तो मैं स्नैक्स में उड़ा देता हूँ। एल्डर कन भी उसकी इस हरकत से थोड़े परेशान थे, तो कनफेंग उनसे कहता है, मैं यहाँ एक फायदे की डील करने जा रहा हूँ। इसके बाद वह झोंग्योन से कहता है, बताओ, क्या तुम्हारे पास 5,000 टेल्स हैं? अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो ये पेपर तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर झोंग्योन कहती है, हाँ, जैसे मैंने सोचा था, तुम वाकई घटिया किस्म के ही इंसान हो। 5,000 टेल्स जैसी छोटी रकम मांगकर तुमने अपनी औकात दिखा दी। इसके बाद वह 10,000 टेल्स उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, इनमें से 5,000 पेपर के हैं और बचे हुए 5,000 में तुम चॉकलेट खा लेना। तो कनफेंग जल्दी से कूदकर उन 10,000 टेल्स को पकड़ लेता है। साथ ही कनफेंग ने जोंग्योन को पेपर्स भी दे दिए थे, जिन्हें लेकर वह तुरंत वहां से निकल पड़ती है। मगर वह मन ही मन कहती है, पेपर तो मुझे मिल गया। अब रही बात आज की बेइज्जती की, तो मैं उसका जल्दी हिसाब बराबर कर लूंगी। उस बेवकूफ को तो पता ही नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। और तभी उसे कनफेंग की आवाज आई। वो कह रहा था, अरे, तुम्हें जो पेपर मैंने दिया था वो तो बस एक प्रपोजल लेटर था। अभी भी मेरे पास कुछ और भी पेपर्स बाकी हैं। देखो, इनमें है वेडिंग कंफर्मेशन पेपर, कमिटमेंट पेपर, ट्रायल मैरिज पेपर। वो इतने सारे पेपर्स के नाम बता रहा था जो कि यहाँ के शादीशुदा लोगों ने भी कभी सुने नहीं होंगे। कनफेंग कहता है, सारे पेपर्स मैं तुम्हें 1,50,000 टेल्स में बेचना चाहता हूँ। देखो, ये तुम्हारे जैसे रईस घर की लड़की के लिए बिल्कुल भी बड़ी रकम नहीं है। जो सुनकर जंगियोन काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, तुम तो मुझे उल्लू बना रहे हो। तुमने तो मुझे लूटने के लिए हर एक पेपर का अलग अलग दाम लगाया है। जिस पर कनफेंग कहता है, कल तक तुम मेरी जाने मन थी, इसलिए मैं इन सारे पेपर्स पर तुम्हें 15% की छूट देता हूँ, ताकि हमारा प्यार भरा रिश्ता कभी खराब ना हो। अगर सभी पेपर्स पर मैं अलग अलग डिस्काउंट दूं, तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद वो ढेर सारा कैलकुलेशन करता हुआ उसे एक फाइनल अमाउंट बताता है, जो कि था 1,00,000 टेल्स। तो जंगियों ने भी गुस्से में 1,00,000 का चेक उसके मुंह पर मार दिया। वो कह रही थी, वैसे तो लूटने का काम लड़कियां करती हैं, लेकिन मैं तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती। मगर कनफेंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, समय के हिसाब से तो आप काफी ज्यादा जेनरस हैं। ये लो, अब सारे पेपर्स तुम्हारे हो गए। तो जंगियोन तुरंत वो पेपर्स उससे छीनकर वहां से जाने लगती है। मगर उसी वक्त कनफेंग ने फिर से उसे आवाज दी। वो कहता है, सॉरी, हाँ, लेकिन आजकल मेरी मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन जंगियोन तो उस पर बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है, कनफेंग, अब तुम हद पार कर रहे हो। अगर अब तुमने मुझसे और पैसे मांगे तो हमारी दोनों फैमिलीज में जंग छिड़ जाएगी। जिस पर कनफेंग कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ये पेपर तुम्हें फ्री में मिलेगा। दरअसल ये था डियर जेन लेटर। ये लेटर उस युद्ध काल में अक्सर औरतें इस्तेमाल किया करती थीं अपने पति या फिर प्रेमी से रिश्ता तोड़ने के लिए। और ऐसा ही वही लेटर कनफेंग ने भी इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये था कि वो खुद उस लड़की से ब्रेकअप कर चुका है। इस बेइज्जती से तो जंगियोन काफी ज्यादा भड़क गई थी। यहाँ पर कनफेंग ये सारी हरकतें करके बस उसे उकसाना चाहता था, ताकि जंगियोन गुस्से में आकर अपनी जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर दे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जंगियोन ने उस पर अपनी जेड टोकन से अटैक कर दिया था। हम देख पाते हैं कि उस जेड पेंडेंट से ढेर सारी आत्माएं बाहर आकर कनफेंग को खत्म करने की कोशिश करने लगीं। वहीं पर कनफेंग जैसे तैसे उनसे बचते हुए कहने लगा, ये तो वही सारी आत्माएं हैं जिन्हें तुमने बड़ी बेरहमी से खत्म करके अपनी पेंडेंट में कैद किया होगा। अब तो मैं समझ गया हूँ कि तुमने मुझसे पहले भी कई लोगों को धोखा दिया है। इसके बाद वो उन डेमोनिक सोल्स के अटैक से बचते हुए अपनी इंटरनल फ्लेम से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे इंटरनल फ्लेम की चपेट में आकर वो सारी आत्माएं नष्ट हो गईं। अब कनफेंग जंगियोन के पहने हुए पेंडेंट को छीनने की भी कोशिश करता है। उस जेट से उसे अपने पास जीवन की ऊर्जा सी महसूस हो रही थी। और फाइनली उस जेट को पकड़ते हुए उसने जंगियोन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसके तो एक ही घूंसे में वो लड़की अपने एंगेजमेंट पेपर्स के साथ उड़ती हुई सीधी सड़क पर जा गिरी। वहां मौजूद लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीनियस चिन जंगियोन की इतनी बेइज्जती हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कनफेंग का टीयरजेन लेटर भी देख लिया था, तो समझ जाते ही कि जंगियोन को तो कनफेंग ने ही डंप किया था। अब वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये लड़की कनफेंग को डंप करने आई थी, मगर कनफेंग ने उसे डंप करके उसकी नाक कटवा दी। कनफेंग को भी अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस लड़की के पास जो एवर स्किल्स हैं, वो असल में जाहोहा से संबंधित थीं। अब उसे बस इतना पता करना है कि 10,000 सालों के बाद यहाँ पर कैसे पहुंच गया। वहीं पर जेंगियो ने जलील हालत में कहने लगी कि कनफेंग मैं जरूर तुमसे बदला लूंगी। जिसके बाद वह जैसे तैसे अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग जाती है। वहीं पर कनफेंग भी अचानक से नीचे गिर गया।
ओके, तैयार। सबसे पहले तो मुझे इस बॉडी को सही से कल्टीवेट करना होगा। अगर जरा भी पावर्स यूज करूं तो इसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर एल्डर कन्फी भी जल्दी से आकर उसे संभालने लगे। तो कन्फिंग उनसे कह रहा था, मुझे मेरी बॉडी में काफी अजीब महसूस हो रहा है। मेरी सोल अभी अभी रिकवर हुई थी, तो उस लड़की के अटैक की वजह से मैं और ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे बस पावरफुल एलिक्सर ही हील कर सकते हैं। जिस पर एल्डर कहने लगे, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए मटेरियल अरेंज कर देता हूँ। अब थोड़ी देर में कन्फिंग के सामने ढेर सारी एल्डर रख दी गईं, मगर कन्फी फैमिली के एल्डर उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी नहीं थे। वहीं पर कन्फिंग को मेरिडियंस कल्टीवेशन लिक्विड की रेसिपी मिल जाती है, मगर ये रेसिपी कन्फिंग को पावरफुल बनाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए तो कुछ रियर आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वह टियांचवी टाउन के ऑक्शन हाउस में जाने का डिसाइड करता है। वह ऑक्शन हाउस तो अपनी रियर मटेरियल के लिए फेमस था, इसलिए वहां पर उसी काम की चीजें मिल सकती हैं। जिसके बाद वह चेयर से जंप लगाकर वहां मौजूद मटेरियल को अपनी टीएनडी कॉल्ड्रन में ऐड कर देता है। कन्फेंग पावरफुल होने के साथ साथ एक काफी अच्छा अल्केमिस्ट भी था, इसलिए उसने तुरंत अपनी इंटरनल फ्लेम का यूज करते हुए रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। इंटरनल फ्लेम हर एक चीज को प्योरीफाई कर सकती है, जिसकी वजह से वह जो चाहे वह एलिक्सर बना सकता था, और इसमें उसके फेल होने के चांस न बराबर हैं। और थोड़ी देर में रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी होकर उस कॉल्ड्रन से मेरिडियंस कल्टीवेशन लिक्विड बाहर निकलते हुए सीधे बॉटल्स में सेट हो गया। कन्फेंग कह रहा था कि यह लिक्विड मेरिडियन कल्टीवेशन रियलम के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो यह किसी स्पेशल ट्रेजर से कम नहीं होगा। मगर यह लिक्विड मेरे किसी काम का नहीं, ना ही इससे मेरी बॉडी स्ट्रांग बनेगी और ना ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जिसके बाद वह सीधा टियांचवी टाउन की कियांजिन पवेलियन में पहुंच चुका था। यहाँ पर वह अपनी मेरिडियंस कल्टीवेशन लिक्विड का सौदा करते हुए कुछ काम की चीजें खरीदना चाहता है, और यह पवेलियन भी अपने रियर आइटम के एक्सचेंज के लिए काफी ज्यादा फेमस था। साथ ही साथ कियांजिन पवेलियन पूरी एम्पायर का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर भी है। तो कन्फेंग को पूरा यकीन था कि उसके बनाए हुए मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड की उसे काफी अच्छी कीमत मिलेगी। एक तो वह यहाँ से ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन ले सकता था, या फिर वह किसी कल्टीवेशन रिसोर्स को हासिल करके उस लिक्विड को एक्सचेंज कर सकता है। अब वहाँ पर वह देखता है कि कई सारे लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं ताकि उन्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स और एलिक्सर मिल जाएं। तब कन्फिंग जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ का बॉस कौन है? दरअसल मैं उसके साथ एक फायदे की डील करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत रियर आइटम से बना हुआ लिक्विड है, जिसे कंज्यूम करते ही कोई भी इंस्टेंटली ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इस अनाउंसमेंट ने सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था, मगर उन्हें कन्फिंग पर यकीन नहीं होता। वे कह रहे थे कि ऐसी जादुई मेडिसिन तो कियांजिन पवेलियन के भी पास नहीं है, जिसका उपयोग करके कोई भी तुरंत ब्रेक थ्रू कर ले, और न ही इतना स्पेशल एलिक्सर कोई रिफाइन कर सकता है। तो जरूर यह बंदा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। अब वहां पर हम एक रहस्यमय व्यक्ति को देख पाते हैं, जो कन्फिंग से कहने लगा, तुमने अभी अभी प्री सेलेस्टियल रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, जिससे यह बात साबित होती है कि तुम कोई जीनियस नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने इस पवेलियन में आकर झूठ बोलने की हिम्मत की है। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। आखिरकार यह हमारी कियांजन पवेलियन की इज्जत का सवाल है। जिसके बाद वह व्यक्ति तुरंत अपनी शक्तियों को सक्रिय करता हुआ सीधे कन्फिंग पर हमला कर चुका था। वहीं पर कन्फिंग तो उसके इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आखिरी एपिसोड में हमने देखा, किन फेंगशेन जिंगयू के साथ एक समझौता करता है और सगाई के कागज लौटा देने के बदले में उससे पैसों की मांग करता है। शेन जिंगयू पहले तो खुशी खुशी पैसे दे देती है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, किन फेंग उसे कहता है, ये जिन लेटर भी ले जाओ। जिन लेटर का मतलब है कि किन फेंग उसे ठुकरा रहा है और अपने परिवार से भी निकाल रहा है। यह बात शेन जिंगयू को बेहद गुस्सा दिला देती है, इसलिए वह अपनी ईवल शक्तियां इस्तेमाल करती है और किन फेंग को मारने की कोशिश करती है। मगर किन फेंग बड़ी आसानी से उन ईवल आत्माओं से खुद को बचा लेता है और साथ साथ शेन जिंगयू को भी अच्छा सबक सिखाता है। फिर उसका दादा उसके लिए कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियां लाता है ताकि वह जल्दी ठीक होकर अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ा सके। लेकिन जड़ी बूटियां इतनी ही हैं कि वह उनसे एक मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड बना पाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वह एक और पवेलियन में जाता है, जहां एक आदमी आते ही उस पर हमला कर देता है। किन फेंग हैरान होकर उस गंजे को जोरदार मुक्का मारता है और पीछे धकेलते हुए कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों का स्वागत ऐसे ही होता है? वह गंजा पीछे हट जाता है।
किन फेंग कहता है, मेरे आते ही तुम लोग मुझ पर टूट पड़े। क्या तुम पागल हो गए हो? एक बार भी मौका नहीं दिया कि मैं साबित कर सकूं कि मैं कोई सौदा करने आया हूं। हमें पता चलता है कि वह गंजा कियान जिन पवेलियन का गार्डियन है। नाम है जाओ वू। वह किन फेंग से कहता है, तुम ठग हो और तुम्हारे जैसे ठग सम्मान के लायक नहीं। वह अपने जूनियर से कहता है, चलो इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। इतना सुनते ही सारे सैनिक किन फेंग को घेर लेते हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। किन फेंग कहता है, लगता है तुम्हें लड़ाई ही करनी है। वह तुरंत अपनी एड्रिनल फलों को सक्रिय कर देता है और जो भी योद्धा उसकी तरफ आता है उसे एक ही बार में दूर फेंक देता है। उन योद्धाओं में इतनी ताकत नहीं बचती कि वे किन फेंग का मुकाबला कर सकें। किन फेंग एक एक करके सबकी धुलाई करता है, जिसे देख वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, लगता है किन फेंग अब किसी से भी लड़ सकता है, पर शायद वह भूल गया है कि यह कियान जिन पवेलियन है। यहाँ लड़ाई का मतलब मौत को दावत देना है। इतने में एक और आदमी आता है जिसे हमने पहले किन फेंग की जासूसी करते देखा था। वह कहता है, जहां तक मैं इस लड़के को जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़ाई यह जीतेगा। अगर हार गया तो यह इसका बहुत बड़ा फेल्योर होगा। मगर यह लड़का बहुत दर्द सहकर यहाँ पहुंचा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हार मानेगा और इसकी स्किल्स भी तेजी से सुधर रही हैं। यह सुनकर उसके जूनियर्स कहते हैं, लगता है तुम हर जगह इसके पीछे ही लगे रहते हो, इसलिए तुम्हें इसकी इतनी बातें पता हैं। अगले दृश्य में एक और महिला दिखाई जाती है जो ऊपर बैठी यह सब देख रही होती है। वह किन फेंग के बारे में कहती है, यह लड़का कल्टीवेशन के शुरुआती चरण में है, फिर भी यह अपने से ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं को हरा रहा है। इसका मतलब या तो यह सचमुच भविष्य का जीनियस है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। इधर हम देखते हैं कि किन फेंग एक साथ 3 भाले पकड़ता है और अपने हाथों से बीच से तोड़ देता है। बाकी योद्धा जब उस पर भाले फेंकते हैं तो किन फेंग झट पीछे हट जाता है। वह उन्हीं भालों को लिए पीछे खड़े लोगों की तरफ बढ़ रहा था तो वे लोग वहां से भाग खड़े हुए, मगर उनके पीछे एक छोटा सा कुत्ता रह गया। किन फेंग जैसे ही उस नन्हे कुत्ते को देखता है, झट उसे अपनी तरफ खींच लेता है, खुद को भी बचा लेता है और पीछे पड़ी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ जाता है। वह सबसे कहता है, तुम लोगों को लगता है कि मेरी यह जेड लिक्विड बोतल नकली है? ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि यह सच में असली है। देखते जाओ इस लिक्विड की ताकत क्या है। इतना कहकर वह बोतल जमीन पर छोड़ देता है। बोतल गिरते ही चकनाचूर हो जाती है और कुत्ता तुरंत लिक्विड चाटने लगता है। सब लोग हैरान परेशान हैं, सोचते हैं कि लिक्विड पीते ही कुत्ते में कोई न कोई बदलाव जरूर आएगा। मगर पूरा लिक्विड पीने के बाद भी कुत्ता वैसा का वैसा रहता है। ये देख लोग कहते हैं, अरे ये तो बेकार है, लड़का झूठ बोल रहा था। ऊपर बैठी वह महिला भी कहती है, अच्छा तो ये झूठा है। वह जाने ही लगती है कि कुत्ते की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है, कुत्ता बदलना शुरू हो गया। उसका शरीर अचानक फैलने फूटने लगता है। देखते देखते वह एक विशाल राक्षस बन जाता है। कुत्ते को इतना बड़ा राक्षस बनते देख सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं। राक्षस जोर से दहाड़ता है तो लोग कांपने लगते हैं। कई चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं कि जान बचा लें। फिर भी एक आदमी उस राक्षस के सामने डटा रहता है। यह देखते ही राक्षस उसी पर झपटता है। वह आदमी भागते भागते चिल्लाता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? मेरी भविष्यवाणियां हमेशा उलटी पड़ती हैं। जब से तियानशुई टाउन आया हूँ, एक भी दिन सुख का नहीं मिला। लगता है ये टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह राक्षस के साथ साथ बाहर भाग जाता है। उधर जैसे ही सब देखते हैं कि राक्षस बाहर चला गया है, उनकी जान में जान आती है और यकीन हो जाता है कि लड़के की लाई हुई दवा वाकई असरदार है, वह झूठा नहीं था। इस पर जाओ वो कहता है, यहाँ सबने यह रूपांतरण देखा है, सबको पता चल गया है कि दवा सच में काम करती है। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस लड़के को गलत साबित करना होगा, वरना सारी गलती मुझ पर आ जाएगी। वह किन फेंग से कहता है, हमारे क्यानजिन पवेलियन में जो कोई भी उपद्रव करे या चीजें तोड़े, उसे माफ नहीं किया जाता। वह सैनिकों से कहता है, जाओ इसे गिरफ्तार कर लो। मगर सैनिक बोलते हैं, इस लड़के ने तो अपनी बात साबित कर दी, फिर क्यों पकड़े? जाओ वो दहाड़ता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दवा असली है या नकली। इसने झंझट खड़ी की है तो इसे सजा मिलेगी। हमारे प्रांगण में कोई लोगों को इस तरह डरा नहीं सकता, न ऐसी हरकतें स्वीकार्य हैं। फौरन इसे सबक सिखाओ। यह सुनते ही सारे लोग फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह देख किन फेंग हंसकर कहता है, लगता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। वह सीटी बजाता है। वही डॉग मॉन्स्टर भीतर दौड़ता चला आता है और आते ही एक एक करके सारे सैनिकों को रौंदना शुरू कर देता है। उधर किन फेंग भी बिजली सी रफ्तार से वॉरियर्स पर हमला करता है और उनकी पसलियों तक तोड़ डालता है।
और उधर किन फेंग अपनी रफ्तार का फायदा उठाकर एक ही झटके में सारे योद्धाओं को निपटा देता है। दूसरी तरफ हम उस डॉग मॉन्स्टर को देखते हैं। वह एक योद्धा को पकड़कर जोर जोर से झकझोरता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। आखिर एक योद्धा जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। यह देखकर डॉग मॉन्स्टर दौड़कर उसका पीछा करता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। यह सब देखकर झाओ वू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाता है, आखिर यहाँ हुआ क्या? इसने पल भर में सबको खत्म कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये लड़का तो सिर्फ अर्ली स्टेज कल्टीवेटर है। इधर 2-3 योद्धा कह रहे होते हैं, इस लड़के ने जो कहा था वह सच निकला। अब क्यानजिन पवेलियन बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है। इन्हें किन फेंग को जरूर बताना पड़ेगा कि उसके साथ बदसलूकी क्यों की गई। मगर झाओ वो बौखला कर बोला, अगर मैंने आज इसे सबक न सिखाया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वह किन फेंग से दहाड़ता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता? यह कहकर वह हाथों में ऊर्जा भरते हुए हवा में उछल पड़ता है। किन फेंग मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है बच्चे, आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। झाओ वो जैसे ही हमला करता है, किन फेंग भी अपनी फायर फ्लेम्स के साथ एक जोरदार घूंसा जड़ता है। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। पास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। किन फेंग तो अर्ली स्टेज में है और झाओ वो मिड स्टेज योद्धा, फिर भी यह उसकी ताकत की बराबरी कर रहा है। आज तक कोई झाओ वो को नहीं हरा पाया। दोनों की बराबरी की लड़ाई जारी रहती है। किन फेंग कमजोर होते हुए भी उसे कांटे की टक्कर देता है। झाओ वो हैरान है कि वह इतने कमजोर योद्धा को क्यों नहीं पछाड़ पा रहा। तभी किन फेंग अपनी ऊर्जा बढ़ाता है, इटर्नल फ्लेम्स भड़काता है और झाओ वू पर एक भीषण ऊर्जा पंच मारता है। झाओ वू की आंखें फट जाती हैं। वह दूर जा गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर अब भी हार मानने को तैयार नहीं। किन फेंग पूछता है, क्या अब भी लड़ना चाहते हो? मैं एक और राउंड के लिए तैयार हूँ। झाओ वू की आन पर बात आ गई थी, इसलिए वह फिर लपकता है। लेकिन तभी अचानक एक युवती बीच में कूद पड़ती है और कहती है, बस बहुत हो गया। सब लोग ऊपर देखते हैं। एक यांत्रिक ढांचा दिखाई देता है जिसमें ढेरों छोटी छोटी लगामें घूम रही हैं। कई बक्से लगे हैं और उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उस प्लेटफॉर्म पर वही लड़की खड़ी थी। वह आते ही कहती है, मैं क्यानजिन पवेलियन की मास्टर जियांग जियो हूँ। तुम्हें हमारे पवेलियन से जो कहना है मुझसे कहो, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। झाओ वो फौरन बोल उठता है, मिस जियांग, इस लड़के ने हमारे पवेलियन के नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं इसे सिर्फ सबक सिखा रहा था। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन जियांग जियो तड़प कर बोली, अपनी बकवास बंद करो, मैंने सब कुछ देखा है। हमारे पवेलियन के नियम इस लड़के ने नहीं, तुमने तोड़े हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि इसकी जेड लिक्विड सचमुच असर करती है? इसने खुद को साबित कर दिया। फिर इस सारी मुसीबत की जरूरत ही क्या थी? जब सच्चाई साफ हो चुकी थी, तुम्हें इसे इज्जत से पेश आना चाहिए था। जाओ, वो तड़प कर बोला, मैं आपकी प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगने देना चाहता था, पर उसी ने हमारी साख पर दाग लगा दिया। देखिए, लोग हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग सचमुच कह रहे थे, लड़के ने तो साबित कर दिया था, ये सब बेवजह था। कम से कम क्यानजिन पवेलियन को किन फेंग के साथ शालीनता बरतनी चाहिए थी। लगता है इन्होंने कारोबार करना ही भूल रखा है। दूसरा बोला, हाँ, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने किन फेंग के साथ ऐसा बुरा सलूक किया। इन्हीं की वजह से हमें लगा वह धोखा देने आया है। अब शर्म के मारे मुंह छिपाए नहीं बनता। ये सुनकर झाओ वू बोला, मिस जियांग, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। जियांग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, माफी मुझे नहीं, उससे मांगो। झाओ वू समझ गया कि उसे किन फेंग से माफी मांगनी पड़ेगी। दिल पर पत्थर रखकर बोला, जूनियर, मैंने तुम्हें गलत समझा, कृपया मुझे माफ कर दो। किन फेंग बड़े दिल से बोला, ठीक है, माफ किया। मिस जियांग ने कहा, अब मेरे साथ चलो। किन फेंग मन ही मन सोचता है, यह औरत समझदार लगती है, शायद धंधा करना जानती है। वह उसे एक आराम कुर्सी पर बैठाती है, वाइन का प्याला थमाते हुए कहती है, यहाँ की मशहूर वाइन है, 100 से ज्यादा फलों से बनती है, स्वादिष्ट भी है और कल्टीवेशन के लिए भी बढ़िया। पियो और आनंद लो। किन फेंग एक घूंट लेकर कहता है, बुरी नहीं। फिर वह सामने बैठकर पूछती है, जिस मेरिडियन लिक्विड की तुम बात कर रहे थे, क्या मुझे दिखा सकते हो? मुझे पूरी रेसिपी चाहिए। किन फेंग रेसिपी सौंपता हुआ बोला, मुझे कुछ नेचुरल हर्ब्स चाहिए। उसके बाद रेसिपी तुम रख लो और मैं तुम्हें तैयार मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड भी दूंगा। मिस जियांग बोली, पहले वह लिक्विड बोतल मुझे दे दो, परीक्षण के बाद ही मैं फैसला करूंगी। किन फेंग ने झट से जेड बोतल पकड़ा दी। वह बोतल लेकर बाहर चली गई। किन फेंग ने सोचा,
सोचा ना था सौदा इतना आसान होगा। लगता है मानव लोक में किसी ने ऐसा लिक्विड कभी बनाया ही नहीं। उधर चेन शिंगाजी पहुंचा, मगर दरबान ने रोका। अंदर पहले से एक अतिथि है। चेन भड़का, किस मूर्ख ने मेरी जगह लेने की जुर्रत की? जैसे ही उसकी नजर किन फेंग पर पड़ी, वह अवाक रह गया। किन फेंग भी उसे तिरछी नजर से घूरता है और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है।